Hey everyone, so in this video we are going to start with the MCQs. I'm going to cover the MCQs on the topic Principles of Management. These questions will cover all the topics of the Principles of Management, starting from the theories of management to planning, organizing, directing, controlling, everything. Right, so let's start quickly. First of all, F.W. Taylor is associated with, as we all know, F.W. Taylor has given the principles of scientific management. So the answer is A, scientific management. Next question. Management is an art, a science, an art and a science, an art and not science. So management is both an art and a science. As in, जो मैनेजमेंट की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिकली डिराइव्ड हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना एक आर्ट है. सो मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेनरी फ्योल वॉज अ फ्रेंच. अब हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल वॉज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट. ठीक है, ही वॉज नॉट अ राइटर, ही वॉज नॉट अ मैनेजर, ही वॉज नॉट एन एक्टर, ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. क्वेश्चन नंबर 4. जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय. तो जब भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट पूछा जाएगा, द आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल ने जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे. दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स. राइट. Next question. Every subordinate should receive orders from and be accountable to only one superior. ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि एवरी सबॉर्डिनेट, हर सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए, बहुत ज़्यादा सुपीरियर से नहीं मिलने चाहिए. सो दैट प्रिंसिपल वॉज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड कहता है दैट अ सबॉर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 6. कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर. इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल सिस्टम है वो किसके ऊपर काम नहीं करता. दैट मीन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इसमें से कौन सा फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो द आंसर इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिकॉज इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफकोर्स हमारे कंट्रोल में होता है, कस्टमर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, गवर्नमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये दोनों ऑप्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते. बट since both C and D cannot be the answer, I have to choose only one. So out of the given option, the answer is B, that is the external environment. Chain of command from the highest authority to the lowest level. तो again this question comes from the principles of management. वो chain of command जिसमें high authority से लेके low authority तक दिखाया जाता है, जिसमें high authority से लेके low authority तक दिखाया जाता है, उसे हम कहते हैं scalar chain, right? Next question. Allotment of work to each worker on the basis of the capacity, average working conditions in the normal working condition is. यानी कि ये कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हर वर्कर को उसकी कैपेसिटी के बेसिस पे ही टास्क देना चाहिए, उसके अलावा उसे टास्क नहीं देना चाहिए. सो दिस वाज अ प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर और ये था साइंटिफिक टास्क प्लानिंग. टेलर ने बोला था कि जब आप टास्क डिवाइड करते हो तो उसे साइंटिफिकली डिवाइड करो. दैट मीन्स हर वर्कर को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें काम देना है. सो द आंसर इज डी, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 9. स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मशीन्स टू एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट. नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. टेलर ने हमें कुछ टेक्निक्स भी दी थी. इसमें से एक टेक्निक थी कि वर्कर्स की मूवमेंट, वो कैसे मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसे भी स्टडी करना है. इसे हम कहते हैं मोशन स्टडी, राइट. फैटीग स्टडी मीन्स टायरिंग, टाइम स्टडी मीन्स टाइम को स्टडी करना है, और वर्क स्टडी मीन्स काम को स्टडी करना है. बट यहाँ पे लिखा है मूवमेंट, सो द आंसर इज मोशन स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर. द स्टडी रिलेटिंग टू फिक्सिंग द वर्क आवर्स विद द रेस्ट पीरियड. ऐसी स्टडी जो वर्किंग आवर्स को ऐसे फिक्स किया जाए कि रेस्ट पीरियड भी उसमें होना चाहिए, कि वर्कर्स की एनर्जी काम करते करते ख़त्म हो जाती है तो उन्हें रेस्ट पीरियड भी देने चाहिए. ये कौन सी स्टडी है? दिस स्टडी इज़ कॉल्ड फैटीग स्टडी. इसे टाइम स्टडी नहीं कहेंगे, कीप इन माइंड, इसे टाइम स्टडी नहीं कहेंगे बिकॉज यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे लिखा है रेस्ट पीरियड को इंक्लूड करना है, तो इसे हम फैटीग स्टडी कहेंगे. द आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग. रिमेंबर, पोस्ट, POSD, CORB. Planning, organizing, staffing, directing, controlling, CO is controlling, reporting and budgeting. ये होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन. द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 12. प्लानिंग लेज डाउन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज फॉर द टोटल एंटरप्राइज. अब यहाँ पे टोटल एंटरप्राइज की बात हो रही है. इसमें से कौन सी प्लानिंग है
जो पूरे एंटरप्राइज के लिए की जाती है। डिवीजन प्लानिंग नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक ही डिवीजन के लिए। यूनिट प्लानिंग नो, ओनली फॉर वन यूनिट। डिपार्टमेंट प्लानिंग नो, एक ही डिपार्टमेंट नहीं, टोटल एंटरप्राइज। सो द आंसर इज कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट मतलब टोटल ऑर्गेनाइजेशन। सो द आंसर इज ए, कॉर्पोरेट प्लानिंग। 13 क्वेश्चन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी मतलब जो हमारा कोर प्लान है, जो हमारा मेन प्लान है, जो बेसिक प्लान है, इस प्लान के बेसिस पे बाकी छोटे छोटे प्लान्स बनेंगे। सो स्ट्रैटेजी प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। दैट मीन्स दिस इज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और इसे अचीव करने के लिए हम शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द assumptions अबाउट फ्यूचर derived फ्रॉम forecasting एंड यूज्ड इन प्लानिंग। जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ assumptions लेते हैं, ये assumptions हमने कैसे बनाए हैं? हमने forecasting करके बनाए हैं, और इन assumptions को हम प्लानिंग में यूज़ करते हैं। नाउ कीप इन माइंड, जब भी हम प्लान्स बनाते हैं हमें कुछ assumptions लेके चलना पड़ता है। वी assume certain things about future। ये assumptions हम forecasting से बनाते हैं। इन assumptions को क्या कहते हैं? द क्वेश्चन इज आस्किंग, इन assumptions को क्या बोला जाता है? इन assumptions को कहते हैं प्लानिंग प्रेमाइसेस। यानी कि हम प्लानिंग के लिए एक प्रेमाइसेस पहले क्रिएट करते हैं और फिर हम प्लान्स बनाते हैं। सो द assumptions about future derived from forecasting and used in planning are called planning premises. Question number 15, goals, aims, missions, aims, purpose, missions, target, इन्हें क्या बोला जाता है? ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज़ या रूल्स नहीं होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। सो द आंसर इज ए, ऑब्जेक्टिव्स। 16, द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड। वो स्टेटमेंट, यानी कि हम ऐसा कोई स्टेटमेंट बनाएंगे, ऐसा कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई स्टेटमेंट बनेगी जो न्यूमेरिकल टर्म्स में दी जाती है। न्यूमेरिकल टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ बजट्स दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, प्रोसीजर्स न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं होते हैं। आई मीन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इन अ न्यूमेरिकल टर्म, बट दे आर नॉट स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं है, वो चीज़ें हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एज वेल एज न्यूमेरिकल टर्म्स में आंसर आ जाता है डी, बजट्स। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ टाइम सीक्वेंस ऑफ द वर्क। टाइम सीक्वेंस यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टाइम बाय टाइम बताते हैं कि नेक्स्ट डे तक ये टास्क हो जाना चाहिए, सेकेंड डे ये टास्क हो जाना चाहिए, थर्ड डे ये टास्क हो जाना चाहिए, इसे हम कहते हैं स्केड्यूल। दैट इज कॉल्ड अ स्केड्यूल। सो द आंसर इज बी। 18th क्वेश्चन, डैश इज हार्मोनाइजिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स। हार्मोनाइजिंग और सिंक्रोनाइजिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स विद ग्रुप गोल्स। इंडिविजुअल्स को ग्रुप्स के साथ सिंक्रोनाइज करना। जहाँ पे भी सिंक्रोनाइज्ड वर्ड आएगा द आंसर इज कोऑर्डिनेशन। दैट्स नॉट कंट्रोल। कंट्रोल में तो हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, सो दैट्स नॉट हार्मोनाइजिंग। डिसीजन मेकिंग में हम बड़े सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक डिसीजन लेते हैं, सो दैट्स नॉट हार्मोनाइजिंग। डेलीगेशन में हम अपना टास्क दूसरे पर्सन को देते हैं, वी डेलीगेट द वर्क, सो दैट इज ऑल्सो नॉट हार्मोनाइजिंग। द आंसर इज ए, कोऑर्डिनेशन। 19th, डैश इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस एंड अचीव सर्टेन रिजल्ट्स। हमारा काम करने का ऑब्लिगेशन, देखो मुझे ये काम करना है और रिजल्ट्स लेके आने हैं, इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जब पावर को हम डेलीगेट कर देते हैं, सो डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट द आंसर। सेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट द आंसर, एंड डेलीगेशन इज अगेन गिविंग द वर्क, इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन। सो द आंसर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 20th question, an identified group of people contributing their efforts towards the attainment of the goals। ऐसे लोग जो मिल के गोल्स को अचीव करते हैं, इन लोगों को हम क्या कहते हैं? देखिए ये लोग हैं, मैनेजर है, उसके नीचे उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, इसके नीचे टीम है, ये सब मिलके, ये एक आइडेंटिफाइड ग्रुप है, ये मिलके गोल्स अचीव कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ए, ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस इज लाइक डूइंग सम वर्क टू अटेन प्रॉफिट्स। मैनेजमेंट इज मैनेजिंग पीपल, इट राइट। एंड डिपार्टमेंट एक सेक्शन की बात हो रही है, बट यहाँ पे आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो मिलके एक गोल की तरफ काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सो द आंसर इज ए, ऑर्गेनाइजेशन। 21, विच अराइजेज फ्रॉम मैन्स क्वेस्ट फॉर सोशल सेटिस्फैक्शन। सोशल सेटिस्फैक्शन, इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम अपने सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाते हैं? सो द आंसर इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फ्रेंड्स। हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने फ्रेंड्स बनाते हैं ताकि हम लोगों से बात कर सकें, ये हमारी सोशल सेटिस्फैक्शन है। सो द आंसर इज बी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय, अगेन नाउ द क्वेश्चन इज प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द नेम ऑफ अ बुक, दिस वॉज रिटन बाय
Peter F. Drucker. Keep in mind, Peter F. Drucker is the father of modern management. इन्हें modern management का father बोला जाता है. So the answer is A. Peter F. Drucker. 23. The selection of best alternatives from many alternatives. बहुत सारे alternatives में से एक best alternative को select करना. The answer is decision making. यानी कि आप decision ले रहे हो. It's not selection. Selection तो हो गया, मैंने एक को select किया है, लेकिन best alternative भी decide हो रहा है. यानी कि मैंने इन सब के प्रॉज एंड कॉन्स को स्टडी किया है और उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया है. सो दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. द आंसर इज बी. 24. अ प्रोसेस वेयर बाय मैनेजर शेयर हिज वर्क एंड अथॉरिटी. वो प्रोसेस जिसमें मैनेजर अपना काम और अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है, तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. यानी कि मैनेजर ने अपना वर्क एज वेल एज अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया है, यानी कि उसके पास पावर भी है और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम इसे कहेंगे कि उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया है. द आंसर इज ए, डिसेंट्रलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 25. द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. यानी कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, एक मोनोलिथिक मतलब सिंगल स्टोन, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, फ्लेक्सिबली काम कर सकें, इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटेशन. यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन. 25. डिपार्टमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ. डिपार्टमेंटेशन किसके अंडर आता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, कंट्रोल के अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर आता है या स्टाफिंग के अंदर आता है? सो डिपार्टमेंटेशन आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. कीप इन माइंड, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? जब हम अपने टास्क को अलग अलग लोगों में डिवाइड करते हैं कि आप ये काम किए, आप ये काम करेंगे, आप ये और आप ये. तो डिपार्टमेंटेशन ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है. द आंसर इज ए, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. द आंसर इज ए, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 27. बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज आर द एग्जाम्पल ऑफ. यानी कि ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं, ये इनके डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पे बने होते हैं? क्या फंक्शंस के बेसिस पे बने होते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे, टेरिटरी के बेसिस पे या कस्टमर के बेसिस पे? सो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज, इनके डिपार्टमेंट्स टेरिटरी के बेसिस पे बने होते हैं. हमें पता है एरिया के बेसिस पे होता है. जैसे एक ब्रांच, बैंक की एक ब्रांच यहाँ पे होती है, वो उस एरिया को हैंडल करती है. सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में पॉलिसीज़ बेचते हैं. सो दीज आर in these organization departmentation is done on the basis of territory, यानी कि on the basis of areas. Question number 28. The term span of management. Span of management को और क्या कहते हैं? Span of management means suppose this is a manager, इसके नीचे कितने लोग हैं जिसे ये directly manage करता है, इसे हम कहते हैं span of control. Mean the number of subordinates that a manager directly manages is called span of control or span of management. Question number 29. The number of subordinates that report directly to a single supervisor. Again, अब यहाँ पे subordinates अगर single supervisor को directly report करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? Again, it is another name. इसे हम कहेंगे span of supervision. ये एक supervisor इतने लोगों को directly supervise करता है, तो ये हो जाता है span of supervision. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्यू सबॉर्डिनेट्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ मैनेजर. यानी कि अब दिया हुआ है एक मैनेजर है, इसको सिर्फ 2 सबॉर्डिनेट्स डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? वाइड, लार्ज, स्मॉल या नैरो? इसे हम कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड नैरो, और लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड लार्ज. वाइड होता है व्हाट इज़ द विड्थ, विड्थ कितनी है. वाइड मीन्स डायरेक्टली कितने लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाइड, विड्थ ऑफ द मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो इनडायरेक्टली भी मुझे इनडायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये है मैनेजर, इसके नीचे इसे 2 एग्जेक्टिव्स रिपोर्ट करते हैं, इनके नीचे इन्हें फर्दर इतने लोग रिपोर्ट करते हैं, इनके नीचे फर्दर इतने लोग रिपोर्ट करते हैं. तो अब ये जो मैनेजर है जो टॉप लेवल पे है, नाउ दिस मैनेजर हु इज़ एट द टॉप लेवल, इसका विड्थ ऑफ मैनेजमेंट बहुत स्मॉल है क्योंकि सिर्फ 2 लोग डायरेक्टली इसे रिपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत लार्ज है. इट हैज़ अ लार्ज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग इन्हें रिपोर्ट करते हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड लार्ज. ये डिफरेंस होता है वाइड और लार्ज में. अब यहाँ पे हमसे पूछा है डायरेक्टली,
डायरेक्टली मतलब फ्यू सबॉर्डिनेट्स, एक मैनेजर को बहुत कम सबॉर्डिनेट्स डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, तो इसे हम कहेंगे नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड लार्ज और स्मॉल एंड नैरो. सो द आंसर इज डी, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 31, पार्टिसिपेशन, रिकग्निशन एंड पावर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. पार्टिसिपेशन, रिकग्निशन, पावर, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि इन सब में मनी इन्वॉल्व नहीं है लेकिन ये हमें मोटिवेट करते हैं. सो दीज आर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौन सी नीड है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायर लेवल ऑफ नीड है. रिमेंबर मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, सबसे नीचे आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके ऊपर आती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. तो ऐसे जब हम ऊपर जाते हैं सबसे ऊपर आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, राइट. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ अ हायर लेवल नीड, इट इज़ नॉट अ लोअर लेवल, इट इज़ नॉट अ मीडियम लेवल, और ये साइकोलॉजिकल नीड नहीं है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब होता है अपना वर्थ फाइंड आउट करना, अपना ट्रू पोटेंशियल फाइंड आउट करना. सो इट इज़ अ हायर लेवल नीड. Management by objectives were introduced by MBO. The concept of MBO, management by objectives, was given by Peter F. Drucker. Peter F. Drucker ने management by objectives का concept दिया था. 34th, leadership behavior is influenced by certain qualities of a person. कौन सी थ्योरी कहती है कि leadership behavior qualities से पे डिपेंड करता है, कि एक पर्सन की क्वालिटीज़ कैसी हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो लीडर बन सकता है या नहीं बन सकता. सो ये कहती है ट्रेट थ्योरी. ट्रेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स. सो ट्रेट थ्योरी कहती है कि एक पर्सन कैसा लीडर होगा ये उसकी क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है. फॉलोअर्स थ्योरी कहती है लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फॉलोअर्स. सिचुएशनल थ्योरी कहती है लीडरशिप डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि सिचुएशन कैसी है. और मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी कहती है कि लीडरशिप दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पीपल एंड द टास्क, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है. और ट्रेट थ्योरी कहती है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है. सो द आंसर इज बी, ट्रेट थ्योरी. 35, ऑल डिसीजंस पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन द लीडर अंडर. ऐसी कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें सारी डिसीजन मेकिंग पावर एक ही पर्सन के पास है, एक लीडर के पास ही है? इसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर. ऑटोक्रेटिक लीडर मतलब सारे डिसीजंस यही लीडर लेगा, ये किसी और को पावर या अथॉरिटी नहीं दे रहा है अपने डिसीजंस खुद लेने की, सारे डिसीजंस ये एक लीडर लेता है. तो इसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 36, अ लीडर मेक्स डिसीजंस इन कंसल्टेशन विद अ फॉलोअर. ऐसा कौन सा लीडर है जो अपने फॉलोअर्स को कंसल्ट करता है और फिर डिसीजन लेता है? सो द आंसर इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मैंने आपको बताया था, डेमो वर्ड का मतलब होता है, डेमो वर्ड का मतलब होता है पीपल. डेमो वर्ड का मतलब होता है पीपल. तो यानी कि ये वो लीडर है जो अब लोगों से कंसल्ट करता है और फिर डिसीजंस लेता है. सो द आंसर इज सी, डेमोक्रेटिक लीडर. क्वेश्चन नंबर 37, complete freedom for group individuals with minimum leader participation. ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर का पार्टिसिपेशन मिनिमम है, यानी कि इंडिविजुअल्स को बोला गया है कि अपने डिसीजंस खुद लीजिए, लीडर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है. इसे हम कहते हैं फ्री रेन स्टाइल. फ्री रेन यानी कि लेजस फेयर, यानी कि अपनी मर्जी से काम कीजिए, इसमें लीडर इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करता है. द आंसर इज सी, फ्री रेन स्टाइल लीडरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीडर हु एक्सेल्स एज अ लीडर बिकॉज ऑफ हिज सुपीरियर नॉलेज. ऐसा कौन सा लीडर है जिसे हम लीडर मानते हैं या लीडर की तरह फॉलो करते हैं क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है? ऐसे लीडर को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लीडर. फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत लोग फॉलो करते हैं. People, he has a lot of followers. Why? Because he had a very, very superior knowledge. He was an intellectual leader. So the answer is B, intellectual leader. 40, the last function of management is, management का last function क्या होता है? management का last function होता है controlling. controlling क्या होता है? controlling होता है कि check करना whether the tasks have been done completely or not, whether have we been able to meet the standards or not, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग. सो दैट इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना, कंपेयर करना और फिर करेक्टिव एक्शन लेना, ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, राइट. कंट्रोलिंग प्रोसेस में ही होता है, हम स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं, फिर जो हमने काम किया है उसे मेजर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है. नहीं किया है तो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. 42, प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड बट कंट्रोलिंग इज़, प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर डिसाइड करना, लेकिन कंट्रोलिंग होता है बैकवर्ड चेक करना
कि काम ठीक से हुआ है या नहीं. सो कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक. क्वेश्चन नंबर 43. कंट्रोल एक्सरसाइज्ड वाइल द एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस. ऑल्दो हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड है, लेकिन कंट्रोलिंग हम टास्क करते करते बीच में भी चेक करते रहते हैं वेदर द टास्क इज डन कम्प्लीटली और नॉट. ऐसी कंट्रोलिंग को क्या कहते हैं? ऐसी कंट्रोलिंग को कहते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल, यानी कि चलते चलते काम हो रहा है. द कंट्रोलिंग इज डन वाइल द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म. फीडबैक कंट्रोल होता है कि बाद में कंट्रोल करना. वन द टास्क हैज़ बीन डन, हम बाद में फीडबैक दे रहे हैं कि ऐसा काम करना है. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है, काम करने से पहले ही हम स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं कि ऐसे काम हो जाना चाहिए, उसे कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. सो द आंसर इज कॉन्करेंट कंट्रोल. प्रिजर्विंग कंट्रोल एज सच इट्स नॉट एनी स्पेसिफिक टर्म. प्रिजर्व का मतलब होता है कि मेक श्योर करना कि काम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, टेकिंग वेरी वेरी प्रिकॉशंस मेजर. सो द आंसर इज ए, कॉन्करेंट कंट्रोल. 44th question. Integration of objectives and activities in the organization is called. Again, the answer is integration. Objectives और activities को साथ में लेके चलना, synchronize करना. The answer is coordination. I told you जहाँ पे भी integration, synchronization जैसे words आएंगे, the answer is coordination. 45. The oldest type of the organization. ऐसा कौन सा organization है जो सबसे पुराना है? The answer is line organization. Line organization मतलब एक superior है, इसके नीचे एक और person, एक और person, एक और person, इसे कहते हैं line organization. That means everything is going in line. So this is the oldest and the simplest form of organization. 46th question. The organization which was developed by F.W. Taylor. Taylor ने कौन सा? Taylor यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन को प्रपोज किया था? इट वॉज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. रिमेंबर, टेलर ने क्या बोला था कि टास्क के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि एक फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, काम को ऐसे डिवाइड करो. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डिवाइडिंग द टास्क, राइट? सो ही सेड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज the organization should be divided on the basis of scientific task planning. So this was given by F.W. Taylor. 47. X and Y theory. अब ये क्या है? Theories of motivation. Remember, theory X और theory Y, it was given by McGregor. Gregor ने दी थी theory X and theory Y. Drucker is associated with modern management. Fayol is associated with general management, and Taylor is associated with scientific management. So McGregor is the person who gave theory X and theory Y. 48. The study relating to the movement of machine operator and his machine. Again, कौन सी स्टडी है जो मूवमेंट के बारे में बात करती है? The answer is motion study. Simple as that. किसी का भी मूवमेंट हो सकता है, मशीन ऑपरेटर, वर्कर्स, किसी का भी मूवमेंट, that is motion study. Next question. Selecting the best course of action among the alternatives. बहुत सारे alternatives में से बेस्ट को सिलेक्ट करना इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, राइट? डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि हम सभी ऑल्टरनेटिव्स के प्रॉज एंड कॉन्स चेक करते हैं और फिर हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं. द आंसर इज ए, डिसीजन मेकिंग. एंड द 50th क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. द राइट पर्सन टू गिव इंस्ट्रक्शंस, द राइट ऑफ अ पर्सन टू गिव इंस्ट्रक्शन टू हिज सबॉर्डिनेट्स. अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देने का राइट होना, यानी कि पावर होना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अथॉरिटी. यानी कि मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस वगैरह दे सकती हूँ, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन. अकाउंटेबिलिटी इज़ द आंसरेबिलिटी, कि मैं उस काम के लिए आंसरेबल हूँ. लाइन अथॉरिटी इज़ लाइक आई टोल्ड यू, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये लाइन अथॉरिटी होती है. सो द राइट ऑफ द पर्सन टू गिव द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी, right? So in this video we have done 50 questions. We will be doing one more video again with the 50 questions. So I hope this is helpful to all of you. If you like it, please give a thumbs up, do share it and subscribe to the channel. Thank you so much.